रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हालात शांत होने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। ताजा मामला है ड्रोन हमलों का, जहां दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब शांति की जरूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस लगातार हमले तेज कर रहा है और यूरोप के कई देश भी इस चिंता में हैं कि कहीं ये लड़ाई उनकी सरहदों तक न फैल जाए। आज हम आपको पूरे मामले को आसान भाषा में समझाएंगे कि ड्रोन हमलों से लेकर यूनाइटेड नेशंस की डिप्लोमेसी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। रविवार और सोमवार को रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि उन्होंने नागरिक इलाकों पर हमला किया है। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने करीब 1500 से ज्यादा ड्रोन, 1280 ग्लाइड बम और 50 मिसाइलें चलाईं, जिनसे सिर्फ आम लोग और इमारतें ही निशाना बनी। वहीं आपको बता दें कि रूस ने भी दावा किया है, उसने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में उसके इलाके और क्रीमिया में लोग मारे गए हैं, यानी दोनों देश अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस की तरफ से नागरिकों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहां रविवार रात को 7 रूसी विमान से बमबारी की गई और सुबह 4:20 पर हमला शुरू हुआ और 40 मिनट तक चला। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए और कई रिहायशी मकान, शॉपिंग मॉल और पार्किंग एरिया तबाह हो गए। उनका कहना है कि इनमें से कोई भी जगह मिलिट्री टारगेट नहीं थी। अब रूस की तरफ से क्या कहा गया तो वो भी सुन लेते हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन के ड्रोन ने क्रीमिया के एक टूरिस्ट स्पॉट जिसका नाम है फोरोस, उसको निशाना बनाया। वहां लोग छुट्टियां मनाने गए थे। रूसी अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में 3 लोग मारे गए और 16 लोग घायल हो गए। रूस ने यह भी दावा किया है कि वहां कोई मिलिट्री बेस नहीं था, यानी दोनों ही देश कह रहे हैं कि हम पर हमला हुआ है और आम लोग मारे गए। इस वजह से अब सवाल यह है कि आखिर सच्चाई कौन बता रहा है। ये झगड़ा सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है, यूरोप के देश भी चिंतित हो रहे हैं। पोलैंड और एस्टोनिया जैसे देशों ने कहा है कि रूस बार बार उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। कभी ड्रोन उनकी जमीन पर गिर जाते हैं तो कभी रूसी लड़ाकू विमान उसकी हवाई सीमा में घुस जाते हैं। लातविया के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि रूस जानबूझकर नाटो को टेस्ट कर रहा है, मतलब ये देख रहा है कि पश्चिमी देश कितनी दूर तक उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पहले इस बात को समझ लेते हैं कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन असल में एक सैन्य गठबंधन है। इसमें अमेरिका और यूरोप के 30 से ज्यादा देश हैं। अगर रूस सच में नाटो देशों पर हमला करता है तो फिर ये लड़ाई सिर्फ रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। लातविया के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि रूस धीरे धीरे ये जांच कर रहा है कि कौन सा देश कितना रिएक्ट करता है, और अगर ये टेस्टिंग बढ़ी तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब आते हैं ज़ेलेंस्की पर। उन्होंने कहा है कि यह हफ्ता बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड जनरल असेंबली में हिस्सा ले रहे हैं। उनका वहां शेड्यूल इतना टाइट है कि उन्होंने करीब 20 से ज्यादा देशों के नेताओं से मीटिंग फिक्स की है। उनका मकसद है दुनिया को यह बताना कि रूस के खिलाफ और मजबूत एक्शन लिया जाए। उन्होंने लिखा कि अगर ताकत नहीं होगी तो शांति कभी नहीं टिक पाएगी, यानी वो दुनिया को एकजुट करना चाहते हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने यहां तक कह दिया कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कि कोई ठोस सीजफायर का प्रस्ताव सामने रखा जाए। हालांकि रूस इस बात से खुश नहीं है। रूस को यह दिक्कत है कि वो नहीं चाहता कि शर्तें यूक्रेन तय करे। यही वजह है कि शांति की बात सिर्फ बातचीत में रह जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ड्रोन और बमबारी ही चल रही है। और इस पूरे मामले में अमेरिका का रोल समझना भी जरूरी हो गया है। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि रूस पर सख्त सैंक्शंस लगाए जाएं। अब तक अमेरिका और यूरोप ने रूस पर काफी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन रूस अभी भी मजबूत खड़ा है। वहीं ज़ेलेंस्की का मानना है कि जब तक रूस की कमर तोड़ने वाले प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थोड़ी अलग है। ट्रंप ने जनवरी में पद संभालने के बाद कहा था कि वो शांति समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ज़ेलेंस्की उनसे मिलने वाले हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होगा। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन ने क्या कहा। तो उसने कहा कि रूस जिन हथियारों से हमला कर रहा है उनमें 1,32,000 से ज्यादा विदेशी पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी ये पुर्जे अलग अलग देशों से आए हैं। और इस बयान का मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया की सप्लाई चेन का इस्तेमाल करके रूस अपनी ताकत बनाए हुए है, और इसलिए वो अपील कर रहे हैं कि दुनिया को मिलकर रूस को अलग थलग करना होगा। अब बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस का कहना है कि वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच बेलगोरोद रीजन के गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 3 लोग मारे गए और 10 से ज्यादा घायल हुए। वहीं रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि उन्होंने 114 यूक्रेनी ड्रोन गिराए हैं। मतलब रूस भी खुद को पीड़ित दिखा रहा है और कह रहे हैं कि हमले की शुरुआत हमारी तरफ से नहीं हुई। यहाँ असली मुश्किल यह है कि दोनों देशों की बातें सुनकर किसी को सच समझना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ यूक्रेन कहता है कि रूस ने नागरिकों को निशाना बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस कहता है कि यूक्रेन ने सिविल एरिया में हमला किया है।
और जब तक स्वतंत्र जांच या रिपोर्ट सामने नहीं आती, दुनिया के सामने दोनों की कहानियां एक दूसरे को काटती रहेंगी। और यही वजह है कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया है। अब आखिर में सवाल यह है कि क्या इस बार यूनाइटेड नेशंस में कुछ नया होगा? सच्चाई यह है कि अब तक यूनाइटेड नेशन सिर्फ मीटिंग करता रहा है। कई देशों ने रूस की निंदा की है, लेकिन कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। ज़ेलेंस्की इस बार कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस रूस पर दबाव बनाए, लेकिन रूस खुद इस काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और वहां उसका वीटो पावर है। तो साफ है कि मामला आसान नहीं होने वाला। यानी कुल मिलाकर हालात ये है कि मॉस्को और कीव दोनों अपने अपने सच दुनिया के सामने रख रहे हैं। ड्रोन हमलों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। Ale ta sytuacja, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Mamy pełnoskalową wojnę za naszą granicą, ukraińsko-rosyjską, ale mamy już coś, co przekracza granicę zwykłych prowokacji u nas, na naszym niebie. I może dzisiaj trzeba znowu bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć: Polska ma dzisiaj wroga politycznego, który nie kryje swoich wrogich zamiarów za wschodnią granicą. To, że doszło do zestrzelenia tych dronów, które bezpośrednio zagrażały naszemu bezpieczeństwu, to jest oczywiście sukces naszych i natowskich wojskowych, ale to oczywiście też zmienia sytuację. What happened on Wednesday was not an isolated incident. Russia's recklessness in the air along our eastern flank is increasing in frequency. We have seen drones violate our airspace in Romania, Estonia, Latvia and Lithuania. Whether intentional or not, it is dangerous and unacceptable. To ensure that we are prepared and ready to defend every inch of Allied territory. And today, General Kinkowicz and I are here to announce that NATO is launching Eastern Sentry to bolster our posture even further along our eastern flank. It is very important that the NATO shows the unity amongst the membership, and also it's a very clear message to Putin that he cannot push the lines all the time. So 12 minutes violation, heavy violation of NATO airspace needs a solid response on political level and as well on practical level. Russian jets entered Estonia's airspace today for 12 minutes. Do you see that as a threat to NATO? Well, I'm going to have to look at it. They're going to be briefing me in a short while, so I'll let you know about it tonight or tomorrow. What's your take in general? Just being Well, I don't love it. I don't love it. I don't love it when that happens. It could be big trouble, but I'll let you know later. They're going to brief me in about an hour. यूरोप टेंशन में है कि कहीं लड़ाई उसकी सरहद तक ना पहुंच पाए। ज़ेलेंस्की उम्मीद कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिले, लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ मीटिंग और बयानबाजी से युद्ध रुक सकता है? शायद नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं, बल्कि एक ऐसा संकट बन चुका है जिसमें पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और शांति दांव पर लगी है। सवाल यह भी है कि क्या न्यूयॉर्क में होने वाली ये डिप्लोमेसी इस युद्ध को रोक पाएगी, या फिर दुनिया को अभी और लंबे समय तक इन हमलों और खून खराबों को झेलना पड़ेगा। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।